बेकरारी किसी आज में आने वाले कल के लिए हो तो कुछ बात हो। बेकरारी किसी आज में आने वाले कल के लिए हो तो कुछ बात हो, और आने वाले कल में एहसास जिम्मेदारी मेरे आज की हो तो कुछ बात हो। रात सितारों के लिए फना नहीं होती, उसे भी आफताब का इंतजार होता है। रात सितारों के लिए फना नहीं होती, उसे भी आफताब का इंतजार होता है। तुम्हारे भीतर भी कोई आफताब हो तो कुछ बात हो। मेरा कतरा कतरा तेरी रंगत के काम आए तो सुकून मिले मुझे भी। मेरा कतरा कतरा तेरी रंगत के काम आए तो सुकून मिले मुझे भी, और वक्त आने पर यही हो जाएं तेरे भी ख्यालात तो कुछ बात हो। बेकरारी किसी आज में आने वाले कल के लिए हो तो कुछ बात हो। नमस्कार। जैसा हमने आपको पूर्व में भी कहा था कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर उभरते हुए युवा कलाकार जो हमारा भविष्य भी है, उनके साथ साक्षात्कार को आपके समक्ष लाएंगे। आज हमारे साथ एक कर्मठ और एक खूबसूरत कलाकार हमारे साथ उपस्थित हैं। ये है अमीरा पाटनकर, सुप्रसिद्ध नृत्यांगना। और गुरु शमा भाटे के सानिध्य में अमीरा ने अपने कथक का प्रशिक्षण लिया। वैसे तो अमीरा इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट है और एडवांस डिप्लोमा किया है उन्होंने फ्रेंच में, लेकिन अपने ज़िंदगी के महत्वपूर्ण हिस्से में चुना कथक को। पूरी तरह समर्पण के साथ आज भी वे अपनी गुरु शमा भाटे के साथ में कथक के साथ में है। अपने समकालीन युवा कलाकारों के बीच अमीरा ने एकल नृत्य में अपनी विशेष पहचान बनाई। विशेष तौर पर पारंपरिक नृत्य की गरिमा और अभिव्यक्ति के निर्वहन में वे बेहद सचेत हैं और गुरु शिक्षा को ही खास महत्व देती है। अपनी गुरु शमा भाटे के सानिध्य में उनकी कोरियोग्राफी में अमीरा ने विदेशों के महत्वपूर्ण मंचों पर प्रदर्शन किया, जैसे ऑस्ट्रिया, साउथ कोरिया, चाइना आदि जैसे देशों में उनकी कोरियोग्राफी में अमीरा ने नृत्य किया और वे स्वयं भी एक युवा कोरियोग्राफर के रूप में उभर रही हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं अमीरा, आपका स्वागत है। नमस्कार। और मैं आपके साथ बातचीत करने का मुझे मौका मिल रहा है, इसके लिए चित्रा जी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कथक पर जो विषय मेरे दिल के इतने करीब है, उस विषय पर मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है। अमीरा, आपसे आज का जो सबसे पहला प्रश्न है कि आप ग्रेजुएट हैं इकोनॉमिक्स में और एडवांस डिप्लोमा किया फ्रेंच में, कथक को आपने चुना। ज़रूर ही उस नादरूप संस्थान में जाकर गुरु का आप पर प्रभाव पड़ा होगा, तो हम चाहते हैं कि उस यात्रा को और गुरु को के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। शुरू करने के पहले मैं कहना चाहूँगी कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए, चूक भूल माफ़ करें। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि गुरु शमा भाटे जी जैसे महान गुरु के पास मेरा सीखना हुआ है। और बचपन से ही मैं ताई के पास सीखी हूँ, और इसलिए और उसके बाद मतलब जब बचपन से मैंने सीखा कथक, तो मुझे पहले ये पता नहीं था कि मैं करियर लेने वाली हूँ करके। मुझे लगा कुछ और ही करूँगी, मैनेजमेंट करूँगी या कुछ और करूँगी। पर मुझे लगता है कि ताई के पर्सनालिटी का प्रभाव इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं खींचे चली आई कथक की तरफ और उनकी तरफ। मुझे लगता है कि मैंने अभी पिछले शायद 10 सालों से कुछ और कर नहीं रही हूँ
ताई के पास ही हूँ, कथक ही कर रही हूँ दिन रात, और बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड की है। इस फील्ड का थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है कैसे कुछ चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे गुरुजी बहुत स्पेशल है। मैं अपने आप को बहुत सच में स्पेशल मानती हूँ। उनकी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, बहुत प्रभावशाली लगती है। मगर यहाँ पे मैं सिर्फ 3 चीज़ें कहना चाहूँगी जो मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ताई बहुत ही दिलदार गुरु है। अगर वर्कशॉप के लिए कहीं हम जाते हैं तो अगर 3 दिन का वर्कशॉप हो तो 10 दिन जितना मैटर वो सबको दिल खोल के दे देती है। और मुझे लगता है कि ताई पत्थर को भी नचा सकती है। उनकी टेक्निक इतनी सुलझी हुई है। तो कभी कभी मुझे ऐसा होता है कि ताई आप ये भी सिखाओगे, ये कैसे होगा। पर जिस तरह से वो सुलझाती है, पहले सिर्फ फर्स्ट सेट होने में कुछ 10 मिनट में कुछ थोड़ा देर लगता है, पर उसके बाद सब लोग जैसे बंधे जाते हैं, एक ही स्ट्रीम में सब लोग इकट्ठा होके आ जाते हैं। ये वर्कशॉप्स की बात है। अगर जब क्लास में भी अगर हमारे पास हर साल MA BA के लिए कम से कम 15 लड़कियां तो आती ही हैं पूना में, तो उनके पोर्शन में अगर दिया हो कि सिर्फ झपताल सिखाएं, तो ताई झपताल के अलावा रूपक भी सिखाएंगी, ये भी सिखाएंगी। अभिनय में सिर्फ अगर ठुमरी हो तो भजन भी सिखाएगी, कुछ और बंदिश भी सिखाएगी। तो कभी भी पोर्शन के हिसाब से या सिर्फ इतना ही अभी हो गया बस, ऐसे कभी भी नहीं होता। स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि बस ये सब हमको पेलना भी तो है, पर वो दिल खोल के सिखाती है। वो कभी भी ऐसे नहीं रखती। और ऐसे ना रखने में और एक बात है कि कभी भी हमसे बच्चों से कोई भी टेक्निक का जिसको कहते हैं पैंतरा, वो अपने पास रखे ऐसे बचा के नहीं रखती। बिल्कुल दिल खोल के सब बता दिए, टेक्निक ऐसे पूरी खोल के आपके सामने रख देती है। इसीलिए सीख रहा होता है उसको भी बहुत आसानी होती है सीखने में, स्पीड भी बहुत रहता है। इसलिए हमारे यहाँ मैंने देखा है कि बच्चों का पहले दिन से लेकर लेट्स से 100 दिन तक उनका पिकअप बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ा हुआ होता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ताई कभी भी रुकते नहीं है। शी इज़ 70 अबव, पर उनकी एनर्जी देख के ऐसे लगता नहीं है कि उनका एज इतना है। और ये अभी नहीं, पहले से ही है। शी नेवर स्टॉप्स। लॉकडाउन में भी जब बाकी के लोग ऐसे, हम लोग भी ऐसे थोड़ा डीमोटिवेट हुए थे कि यहाँ पे ये चल रहा है, किसी के घर में वो चल रहा है, सब मतलब बहुत निराशा थी चारों ओर। तब ताई ने हमें इतनी ऊर्जा रखी हम सब में। वो हमको हर हफ्ते कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट देती थी कि अब इस हफ्ते आप 2 परण कंपोज करो, फिर अगले हफ्ते आप गणपति जी की एक कहानी लेके आप कुछ सेट करो। और हर दिन हर हफ्ते नया चैलेंज। और उनको कुछ अच्छा लगे तो उन्होंने हमको, मतलब जैसे मेरी और अवनी की गत उनको अच्छी लगी तो उन्होंने नादरूप के प्लेटफॉर्म पे उस गत को प्रेजेंट भी करवाया। तो हमको हमारे एफर्ट्स का, हमारे इंस्पिरेशन का, हमारे इसका बख्शीश भी मिला, एक तरह से ताई का आशीर्वाद भी मिला। तो ये लॉकडाउन का उदाहरण मैंने दिया, पर ताई रुकती ही नहीं थी, हमेशा एक के बाद एक। और ये सिर्फ मतलब सिखाने के लिए हम थक जाते हैं, पर वो थकते नहीं। वो अरे नहीं चलो और एक टुकड़ा सीखना है, चलो खड़े हो जाओ सिखाने में। अगर इवेंट कर रहे हैं कोई, तो हम लोगों को ऐसा लगता है चलो 3 दिन का सेमिनार हो गया, अभी बस चौथे दिन बैठ जाए। नहीं, ताई कहते अरे 3 दिन तो इस सेमिनार में चले गए, सीखने के 3 दिन आपके चले गए, चलो अभी चौथे दिन आ गया, चौथा दिन सेमिनार हो गया, सीखने के लिए खड़े हो जाओ। तो इसके बाद सीखना, फिर क्रिएटिविटी। अगर कुछ ताई कंसेप्ट कर रहे हो तो हमको लगता है कि चलो 20 दिन हो गए और एक नया प्रोजेक्ट, छोटा प्रोजेक्ट हो गया, तो ताई कहते हैं अरे ये तो बस एक ही था, ऐसे ये बस सिर्फ 20 मिनट का था, इसको हमें और बढ़ाना है, तो दूसरा प्रोजेक्ट। तो ये गत हो गई, तो तीसरी गत। इससे उनको, इसके लिए फॉर एग्जांपल अभी हम लोग कहीं जा रहे थे तो उनको एक स्कल्पचर दिखा और उन्होंने गाड़ी रोकी और उन्होंने बोला ये देखो कितना खूबसूरत स्कल्पचर है। और
फटाक से उनके दिमाग में आइडिया निकला कि अब बच्चों को, यंग कोरियोग्राफर्स को इस स्कल्पचर पे हम कोरियोग्राफी करने का चुनौती देते हैं, चुनौती देते हैं। तो इस तरह से एक पूरा नया फेस्टिवल ने जन्म लिया, इस एक लेट्स से स्ट्रीक ऑफ इंस्पिरेशन ने। तो इस तरह से एक के बाद एक वो कुछ ना कुछ करती ही रहती है, और उसमें वैरायटी भी है। मतलब सीखना हो गया, बहुत सीखा तो फिर नया प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन हो गया तो कुछ सेमिनार का आइडिया, या फिर किसी और वर्कशॉप का आइडिया। इसलिए मैं गर्व से शेयर करना चाहूँगी कि नादरूप ने सिखाने का एक प्रोडक्शन हाउस में मोर देन 50 प्रोडक्शंस रेडी हैं, ट्रेडिशनल भी, इनोवेटिव भी। वर्कशॉप्स हमने करीबन 50 से ज़्यादा लेग डेम्स किए हुए होंगे बाहर के आर्टिस्ट के। हमने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं, सेमिनार्स किए हैं। तो ये सब क्यों है? मुझे लगता है ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि ताई की एनर्जी ख़त्म ही नहीं होती, वो एक के बाद एक कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और तीसरी अहम बात, मुझे लगता है जितना मैं फील्ड में दूसरों से मुलाकात हो रही है, कुछ बातें पता चल रही है, तो ऐसे लगता है कि बहुत कम गुरु हैं, बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। अपने बारे में खुद नहीं, पर अपने बारे में, अपने स्टूडेंट्स के बारे में, अपनी संस्था के बारे में। ताई पहले कथक के बारे में सोचती है, पहले फॉर्म बिफोर सेल्फ, फॉर्म बिफोर इंस्टीट्यूशन। और ये मुझे बहुत, उनको इनसिक्योरिटी नहीं है, उनको उदाहरण देना चाहूँगी कि ताई संगीत नाटक अकेडमी के बोर्ड पे थे और उनको ईमेल आया कि आप, ईमेल या फ़ोन मुझे वो नहीं पता, पर उनको ये आया कि आप अच्छे डांसर्स रेकमेंड करें। तो उन्होंने, हम उनके जो स्टूडेंट्स थे 3-4, हम में से कोई, और पूना के 10 दूसरे डांसर्स का भी नाम रेकमेंड किया। तो उनके स्टूडेंट सिर्फ 2-3 ही थे उसमें, पर इस गुरु के स्टूडेंट, उस गुरु के स्टूडेंट, ये फील्ड वो फील्ड, उन्होंने ये नहीं सोचा कि पहले मेरे स्टूडेंट्स को चांस दूंगी, नहीं, उन्होंने 10 दूसरे स्टूडेंट्स को भी, यंगस्टर्स को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया, उनका नाम रेकमेंड किया। तो शी डिडंट स्टॉप एट हरसेल्फ। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा फॉर्म के बारे में सोचते हैं। उनका कुछ डिसीजन हो, कुछ ये हो, तो ये सोचते हैं कि एज अ गुरु अगर मैं ये करती हूँ तो इसका क्या रिफ्लेक्शन होगा कथक पे। एज अ गुरु मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे एक्शंस, मेरे डिसीजंस, मेरे चॉइसेस जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो कथक के गुरु के होने चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल के, हमेशा। तो ये मुझे बहुत बड़ी बात लगती है और ये बहुत कम देखने को मिलता है, इतना सेल्फलेस एटीट्यूड। मीरा, जैसे हर कला में, और हम तो आज कथक के विषय में के साथ ही आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें एक रियाज का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि गुरु किस तरीके से अपने स्टूडेंट को, शिष्य को एक तैयार करता है, उसका क्या एक सोच होती है, गुरु और शिष्य की आपस का कैसे सामंजस्य होता है कि तब एक कलाकार का एक आकार बनता है। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गुरु की शिक्षण पद्धति के विषय में, और रियाज किस तरीके से आपने किया। क्षमता, अगर अगर किसी को बाहर के लोग अगर आपको पहचाने और आपकी एक पहचान कोई अगर आप कहें क्या है, तो मेरे ख्याल से सब लोग मानते हैं कि क्षमता सबसे बड़ी रियाजी है, बहुत बड़ी रियाजी है। और उन्होंने अपनी रियाज की टेक्निक्स उनके पूरे सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाई है, और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स नहीं, जो वर्कशॉप में आते हैं उनको भी वो पूरी टेक्निक सुलझा के बताती है। और इसकी वजह से डांस, मुझे लगता है क्षमा ताई का जो डांस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, आसान नहीं है। तो पर वो उसको सुलझा के बहुत आसान बना देती है सीखने के टाइम पे। तो रियाज का टेक्निक, तो जैसे अगर एक टुकड़ा हो तो ताई हमेशा उसको कहते हैं कि आप उसको ब्रेक डाउन करो। उसको पहले, अगर ये टुकड़ा है धा दिलाम धा धा तक दिलाम धा धा तक दिक दिलाम तक दिलाम धा धा तक नग दिक थे धा दिलाम धा धा, अगर ये टुकड़ा हो तो वो कहेंगे कि पहले उसको धीमी स्पीड में करो, धा 2 3 4, धा दिलाम धा धा तक दिलाम धा धा
इस स्पीड से आप शुरू करो और इस स्पीड से लेकर फिर जो अंतिम आपका ध्येय है वो आपको पता होना चाहिए, फिर उसको पहले धीमा करो, उसके पहले सिर्फ पैर करो, पहले सिर्फ पढ़ने सिखाती है कि ये जब ताल में है, 3 ताल में है, ये उसका डिज़ाइन है, डिज़ाइन को समझो, फिर उसको पढ़ो, फिर उसको ठेके के साथ बोलने आना ही चाहिए। उसके बाद सिर्फ पैर सिखाती है, सिर्फ पैर आना चाहिए। उसका अगर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस कवर करना है, तो सिर्फ पैर पहले डिस्टेंस के साथ पूरा पैर बजना चाहिए। एक पैर खा लिया, हस्तक पे ही कॉन्सेंट्रेट किया और पैर नहीं बजा, नो, नॉट अलाउड। तो पहले पढ़न, फिर पैर, फिर हस्तक, फिर उसको अपनाना है। मेमोराइजेशन, उसको याद करना, ये तो बेसिक हो गया। उसके बाद इतना उसको अपनाना है कि वो आपका एक्सप्रेशन बन जाए, आपके दिल से निकले, आपका बन जाए। यहाँ तक वो रियाज़ करने को बोलती है। तो रियाज़ एंड्स हियर आई थिंक। तो बहुत सुलझी हुई टेक्निक है। फुटवर्क में भी हमारे ऐसे कुछ 4-5 तत्कार हैं जो हर रोज़ हम करते ही हैं। पलटे, मतलब अगर ऐसे अलग अलग बहुत पलटे हैं। तो ये पलटे हम हर रोज़ करते ही हैं। फिर जरब की प्रैक्टिस करते हैं, फिर घिन तक तक धिन तक तक धिन, इस पैर की खास प्रैक्टिस करते हैं। नाधिदेना की सेपरेटली प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो अलग अलग पैर और साउंड्स जो पैरों से निकलने चाहिए आसानी से, वो सब हम लोग हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। उसका हर रोज़ रियाज़ होता है। पैरों का सिर्फ कम से कम 1 घंटा होना ही चाहिए, फिर टुकड़े का होना चाहिए, और उसके साथ ठाट के लिए उपांग प्रत्यांग उन सब का भी, मतलब कलास जो हम कहते हैं, कलाई, गर्दन, नज़र, इन सब, कसक मसक, इन सब का भी रियाज़ हम लोग करते हैं। और अभिनय का भी, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि भाव का रियाज़ बहुत मतलब रियाज़ कैसे करते हैं भाव का, तो ऑफकोर्स एक्सप्रेशन, मतलब मुखच, पर मुखच के साथ साथ, तो मुखच के लिए ताई कहते हैं कि आईने के सामने खड़े रहो और अब देखो आप पे क्या सूट करता है, क्योंकि क्रोध है तो कैसे दिखाना है, हर एक का चेहरा अलग होता है, तो उसके हिसाब से आप पे वो एक्सप्रेशन कैसे सूट करता है, इसका आप अभ्यास करो। और मुखच के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज, तो अगर अचंभित होती है, जैसे छेड़छाड़ में या कृष्ण की बांसुरी सुन के नायिका कुछ काम करी और अचानक बांसुरी के स्वर उसके कानों पे पड़े, तो वो कैसे रुकेगी, कैसे अचानक से रुक जाएगी। तो फिर एक पैर, 2 स्टेप करके रुक जाना, फिर 3 स्टेप करके रुक जाना, फिर गोल घूम के अचानक से रुक जाना, फिर धीरे धीरे जाके रुक जाना, ये सब टेक्निकली हमसे वो प्रैक्टिस करवा के लेती है। वो कहती है कि भाव तब आएगा जब टेक्निकली आप साफ हो। तो इसलिए जो फुटवर्क है वो सेपरेटली कर लेते हैं। इवन अभिनय का स्पेस कैसे होगी, क्योंकि स्पेस का उनका अभ्यास बहुत गहरा है, तो वो जानती है कि स्पेस कवर करने से जो उससे भी कुछ इमोशन बाहर आता है, जगह पे रहना, स्पेस कवर करके कुछ कहना, तो ये सब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो रियाज़ का टेक्निक इतना सुलझा हुआ वो बताती है। और रियाज़ के बारे में और एक कहना चाहूँगी कि हर एक एस्पेक्ट के लिए रियाज़ करो, ऐसे कहती है। जैसे मेमोरी के लिए रियाज़ अलग, स्टैमिना के लिए रियाज़ अलग, फिर टेक्निकल ईज़ के लिए, फ्लुएंसी के लिए रियाज़ अलग, स्ट्रेंथ के लिए रियाज़ अलग। तो हर एक एस्पेक्ट के लिए अलग तरह से उन्होंने रियाज़ के बारे में सोचा है। ये मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। और इसी में वो कहती है कि सोलो का रियाज़ अलग होता है, और ग्रुप के लिए जब आप ग्रुप में कर रहे हो परफॉर्म, तो रियाज़ अलग होता है। और आजकल ये तो सच ही है कि सोलो की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, सब लोग कोरियोग्राफी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए, अब मैं ताई के ट्रूप में भी हूँ, लाइक नादरूप ट्रूप के साथ जगह जगह पे परफॉर्म भी करती हूँ और सोलोज भी करती हूँ। तो अगर एक कॉम्पोजिशन जैसे चतुरंग का एग्जाम्पल ले ले, तो ताई पहले सेट करती हैं सोलो के लिए,
फिर उसको ग्रुप के लिए मॉडिफाई करती है, उसकी कोरियोग्राफी ग्रुप के हिसाब से बदलती है, डायनामिक करती है, मल्टी लेयर्ड हो जाती है कोरियोग्राफी। पर हर कोई भी आइटम, कोई भी कॉम्पोजिशन, ये उसके 2 वर्जन्स हैं हमारे पास, सोलो का वर्जन और ग्रुप का वर्जन। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए जब रियाज़ करते हैं तो जब अगर मैं कुछ मेरा सोलो है तो रियाज़ कैसे, तो वो टिप्स कैसे देती हैं स्टेज परफॉर्मेंस के लिए। तो पहली चीज़ तो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए टिप्स मतलब प्रेजेंट क्या करोगे, प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। रियाज़ उसी का करो जो तुमको नहीं आता, और परफॉर्मेंस में आप डोंट फॉल प्रे टू द फैक्ट कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं करूँगी। वो रियाज़ करके करना, पर पहले ये सोचो कि मुझे क्या आता है, मेरा बेस्ट क्या होगा और मैं किस चीज़ में मेरा हुनर दिखेगा, तो वो चूज़ करो पहली चीज़। और जो अगर आपको अब खुद के लिए चुनौती रखनी है, खुद के लिए चैलेंज रखना है, तो वो अगले सोलो के लिए बी प्रैक्टिकल, चूज़ वेल। ये फर्स्ट एडवाइस होता है। सेकंड एडवाइस कि टुकड़ा टू टुकड़ा आप प्रयास करोगे ही, पर उससे ज़्यादा उनके कनेक्शंस के बारे में सोचो, क्योंकि डांस वहाँ पे उठता है या फिर शाबी दिखता है। तो एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े का कनेक्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़मीन बनाना, अगर आमद कर रहे हो कोई या छंदबद्ध कोई टुकड़ा हो तो उसकी ज़मीन बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो बहुत फोकस करती है ज़मीन बनाने में और कंक्लूजन पे। तो एक सोच की शुरुआत और सोच का अंत, इसके बारे में वो खास शी इज़ वेरी केयरफुल अबाउट दिस। और हमको भी वो कहती है कि जब आप डिज़ाइन करो तो इसके बारे में आप ज़रूर सोचना। और अब मैं जब खुद प्रयास करने लगी हूँ तो मुझे वहीं पे इट्स मोस्ट डिफ़िकल्ट। बंदिश भी अगर आप करो तो मुझे लगता है उसके ज़मीन बनाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है, ताकि सिर्फ अंगस तक सेट करना उस पर। तो ये वो ज़रूर कहती है। और हमेशा स्टेज पे जाने के पहले वो कहते कि ये मेरा ठीक नहीं आ रहा था, मैंने यहाँ पे आपको डांटा था, ये सब आप भूल जाओ। स्टेज पे जाओगे तो यू आर द क्वीन, ये सिर्फ याद रहो और एन्जॉय करो। तुम जितना एन्जॉय करोगे, तुम जितना मन से नाचोगे, उतना ऑडियंस तक आपका डांस पहुँचेगा। तो स्टेज पे जाने के पहले सिर्फ इतना कहती है, हंसो, एन्जॉय करो, किसी के और के बारे में मत सोचना, जस्ट यू आर द क्वीन, डांस। मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि उससे हम अपने कथक के भविष्य को भी देख सकते हैं और आपके विचार भी जानना चाहेंगे कि कथक को हमें घराने के स्वरूप में देखते हैं, जयपुर, बनारस, लखनऊ। अब आप किस तरीके से देखती हैं कथक, घरानों के दायरे में या किस तरह? कई बार ऐसे होता है कि लोग पूछते हैं कि तुम कौन से घराने का कथक करती हो। तो ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे ना मेरे मन में क्लैरिटी, मतलब मुझे लगता है कि क्या घराना आज भी रेलेवेंट है। हर एक घराने की अपनी खासियत है, हर एक घराने की अपनी बखूबी है। कोई चीज़ें जैसे लखनऊ की अदा, जयपुर की तैयारी, तो वैसे चीज़ें तो हैं। पर आज अगर कथक देखें तो आई थिंक हमारे जो कथक मैंने सीखा, मुझे लखनऊ के एलिमेंट्स भी दिखते हैं, मुझे बनारस के एलिमेंट्स भी दिखते हैं, मुझे जयपुर के एलिमेंट्स भी दिखते हैं। और मुझे लगता है सारे घरानों का बेस्ट जो मैं कथक सीखती हूँ उसमें है। तो मुझे घराने, मैं नहीं जानती मैं लखनऊ से हूँ या जयपुर से हूँ, और मुझे आई डोंट वांट टू बी नोन बाय दिस, आई वॉन्ट टू बी नोन एज अ कथक डांसर, क्योंकि कथक घराने से बड़ा है। मैं ऐसे क्यों, मतलब अगर लखनऊ की अदा मुझे पसंद है तो उससे मैं प्रभावित क्यों ना हो जाऊं, और अगर जयपुर की तैयारी, जयपुर का फोर्स मुझे अच्छा लगता है, तो डांस हैज़ टू बी होलिस्टिक, उसमें अदा भी होनी चाहिए। और ये कथक की ब्यूटी है, कथक की ताकत है कि कथक डायनामिक है। उसमें ये सब जैसे कहते हैं ना, द्वैत अद्वैत, ये जो क्वालिटीज़ हैं ये सब उसमें इकट्ठा एक ही टाइम आ सकती है, हो सकती है। तो वाई शुड वी रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्व्स टू घरानाज और नोइंग ओनली अबाउट घरानाज और कॉलिंग माई सेल्फ बाय अ घराना नेम? नो, आई एम अमीरा, आई एम कथक डांसर, डिसाइपल ऑफ गुरु शमा भाटे। आई थिंक ताई ने अपनी एक शैली, अपनी एक स्टाइल डेवलप की है जिसको शमा भाटे शैली कह सकते हैं। तो आई वॉन्ट टू बी नोन बाय दैट।
और मैं वही कथक प्रोपगेट करूँगी ऑफ कोर्स। और ताई खुद कहती हैं कि पहले वो रोहिणी भाटे जी से सीखी थी, उनकी सोच, उनकी डेप्थ, फिर वो पंडित सुरेश जी तलवलकर जी के पास उन्होंने ताल लय का अध्ययन लिया, तो उससे उनको कुछ और मिला, और तब उनको बहुत नई बंदिशें मिली, तो उन्होंने जो बंदिशें बिठाई उन्होंने पंडित मोहन राव जी के पास जाके दिखाई, ऑफ कोर्स रोहिणी जी को दिखाई और महाराज जी को भी दिखाई, और इन सारे गुरुओं ने कहा कि नहीं अच्छा है, किसी ने कुछ कहा कि इसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो, पर उन सब गुरुओं से उन्होंने चेक करके लिया था। और मुझे लगता है कि उन सारे गुरुओं ने उसको कहा कि नहीं नहीं ये कथक है, ये बहुत अच्छा है। तो ये अपने आप में एक सोच है और अपने आप में एक विचार है जिसको उन्होंने डेवलप किया, और वो खुद कहती है कि महाराज जी के डांस से वो बहुत प्रभावित है, और वो लालित्य, ग्रेस, पोजिशनिंग, ऐसी बहुत चीज़ें उन्होंने महाराज जी के डांस से प्रभावित होकर अपने डांस में इस्तेमाल की। तो ये मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। सो आई डोंट थिंक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। क्यों हम लेबल्स में फंस रहे हैं? अमीरा, आप उभरती हुई भी कह सकते हैं और आज वर्तमान में एक अच्छी कलाकार है। कथक को के लिए आपका एक अपना एक विज़न भी होगा कि आप क्या करना चाहती हैं। तो आप अपनी वर्तमान जो परिस्थिति है उसके साथ में कथक के भविष्य को किस तरीके से देखती हैं? कथक के फ्यूचर के बारे में अगर सोचूं एज अ यंग डांसर, तो थोड़ा डर लगता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मेरा सपना है कि इंटरनेशनल स्टेज पे, जैसे पेरिस ओपेरा थिएटर, रॉयल अल्बर्ट हॉल, ऐसी जगह पे कथक का प्रेजेंटेशन हो, और ऑफ कोर्स कि मैं वहाँ पे परफॉर्म करूँ। और नादरूप की बहुत सारी ख़ास कोरियोग्राफीज़ है जिनको मैं उन महान स्टेज पर लेके जाऊँ, ऐसा मेरा सपना है। और मेरे ख्याल से कथक इस फॉर्म में ये कैपेसिटी है, ये हुनर है कि पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 डांस फॉर्म होने की इसमें कैपेसिटी है। मुझे लगता है कि जिस तरह से द वर्ल्ड इज़ गेटिंग स्मॉलर, ऐसे कहते हैं, जिस तरह से कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहे हैं, तो ज़रूर कथक इस पैगाम तक, आई डोंट नो इफ पैगाम इज़ द राइट वर्ड, सॉरी, इस मुकाम तक पहुंच जाए। ज़रूर कथक इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। और मुझे लगता है कि डर इस बात का है कि कभी कभी मतलब ताई ने मुझे हमेशा सिखाया कि क्लासिकल की स्ट्रेंथ इज़ अलग, डोंट फॉल प्रे टू बॉलीवुड कथक। और क्योंकि लोग डिमांड करते हैं इसलिए बॉलीवुड पे मत नाचना, और आई अग्री, क्योंकि क्लासिकल के वैल्यूज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। और मुझे लगता है कि व्हेन बॉलीवुड डांस में या फिर जब लोग बॉलीवुड गानों पे कथक करते हैं, तो आई फील यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग और क्लासिकल वैल्यूज़, बिकॉज बॉलीवुड सॉन्ग इज़ नॉट अ सॉन्ग मेड फॉर कथक। कथक में संचारी है, डेप्थ ऑफ इमोशन, डेप्थ ऑफ थॉट, डेप्थ ऑफ नृत्य, हर एक पहलू का खुल के बाहर आना, ये बॉलीवुड सॉन्ग्स में होता नहीं, क्योंकि उनकी सोच, उनको बनाया नहीं गया है कथक के लिए। इसलिए इस वजह से इंडिविजुअली दे आर ग्रेट कॉम्पोजिशंस, दे माइट बी ग्रेट कॉम्पोजिशंस, बट दे आर नॉट मेड फॉर कथक, देयरफॉर यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर फॉर्म, ऐसा मुझे लगता है। और लोग क्यों करते हैं? आई थिंक पॉपुलैरिटी के लिए। तो मेरे ख्याल से कभी कभी जब मैं यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो डर लगता है कि सारे लोग उस दिशा पे जा रहे हैं और मैं अकेली नहीं जा रही हूँ। मैं अकेली मतलब मेरे जैसे कुछ चंद लोग, तो आउटडेटेड न बन जाऊँ। पर मुझे ये भी लगता है कि मुझे इस फॉर्म पे बहुत विश्वास है, और मुझे लगता है कि मॉडर्न होने के लिए यू डोंट नीड द हेल्प ऑफ पॉपुलर थिंग्स, यू नीड द हेल्प ऑफ मॉडर्न थाट्स। और कथक ऐसा फॉर्म है जो बहुत अच्छी तरह से मोल्ड हो सकता है, बहुत मैलिएबल है कंपेयर टू एनी अदर डांस फॉर्म, क्योंकि इसमें अब्स्ट्रैक्ट भी है, मुखज भी है, बॉडी लाइन्स आर माइमेटिक, स्टाइलाइजेशन, माइम, ये सब बहुत स्ट्रांगली कथक में इनकॉर्पोरेट हो सकता है, बहुत ईजिली फ्यूज़ किया जा सकता है दूसरी म्यूज़िक के साथ, क्योंकि नॉर्थ हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो हम फॉलो करते हैं, दैट इज़ अ वेरी मैलेबल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक। इसलिए रविशंकर जी या अल्लाह रखा खां साहब, इन्होंने भी 60s में ही जाके दूसरों के साथ कोलैबोरेशंस किए थे वेस्टर्न म्यूज़िक, वर्ल्ड म्यूज़िक के साथ। अगर तब कर सकते हैं तो कथक का बेस भी वही है, नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक ही है। तो
हमारे इवन जस्ट एट द बेसिक टेक्निकल लेवल, तो डांसर के पास तो टेक्निक भी है, म्यूज़िक भी है, परकशन भी है, फुट परकशनिस्ट हम लोग हैं ही, ऑडियो एक्सप्रेशन है, उसके साथ साथ अभिनय है, मेरे ख्याल से कंटेम्प्रेरी विषय भी हैं। तो कृष्ण राधा के साथ साथ मुझे क्षमा ताई ने ही कस्तूरबा गांधी पे बैले किया है, अंडर वाटर मरीन लाइफ पे बैले किया है। तो ये सारे मूवमेंट्स अलग अलग वर्ल्ड, एनी टॉपिक अंडर द सन आप कथक में कर सकते हो। तो आई थिंक एज अ फॉर्म वी आर वेरी वेरी रिच, बहुत समृद्ध है हम लोग। तो हर एक एस्पेक्ट में फ्यूजन हो सकता है, हर एक एस्पेक्ट में हम लोग वी कैन ग्रो, यू नो, वी कैन, द वर्ल्ड इज़ आवर स्टेज रियली। तो फ्यूचर मुझे बहुत एक्साइटिंग भी लगता है, और कुछ क्योंकि इतना फ्रीडम है, अलग गलियों में भी ना चला जाए और डाइल्यूट होके कुछ और ही ना बन जाए, ऐसा भी कभी कभी डर लगता है। बट मेरे हाथ में है कि मैं अच्छा काम करूँ, आई विल फोकस ऑन दैट। आपका कोई सपना? तो मेरा सपना यही है कि वर्ल्ड स्टेज पे अपनी तरफ से मैं जो कर पाऊँ वो मैं करूँ, नादरूप को, क्षमा ताई की इंस्टीट्यूट को आगे उस मकाम तक लेके जाऊँ कि सच में कोई अमेजिंग रॉयल अल्बर्ट हॉल या ओपेरा हाउस में हम परफॉर्मेंसेज हो, सिडनी ओपेरा हाउस में, पेरिस ओपेरा थिएटर एट्सेट्रा, ऐसे वेन्यूज़ पे लोग कथक बिकम्स द वर्ल्ड्स बेस्ट डांस फॉर्म, एंड दैट मरते दम तक कथक ही करती रहूँ, बस यही सपना है। हमारे लिए या हम सभी के लिए जो हमारे युवा कलाकार हैं, उनकी अभिव्यक्ति और उनके विचार बहुत उपयोगी है। और अमीरा ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से और अपनी पूरे बुद्धि विवेक के साथ में अपने गुरु की शिक्षण को, अभ्यास को, अपनी सोच को हमारे सामने अभिव्यक्त किया। हम अमीरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।